हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि आजकल की कंटेम्प्रेरी दुनिया के अंदर आगे चलकर हमें और अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल थ्योरीज देखने को मिली। जैसे वेलफेयर स्टेट के बारे में मैंने आपको वेलफेयर स्टेट की थ्योरी डिटेल्ड तरीके से कवर करवा दी थी प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे रॉल्जियन आइडिया ऑफ जस्टिस के बारे में, जिसको हम जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। इसके बारे में पहले हम कहाँ पढ़ चुके हैं। जो 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी वाली, क्लास 11th में दो एनसीईआरटीज होती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो जस्टिस का चैप्टर है उसके अंदर हमने जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिटेल तरीके से कवर करा था। तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझना ईजी है काफ़ी ज़्यादा। इसके सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर जानते हैं। जॉन रॉल्स का आइडिया ऑफ जस्टिस ना थोड़ा सा बाकी फिलोसफर से, बाकी थ्योरी से काफ़ी अलग माना जाता है। अब ऐसा क्यों? वैसे तो कुछ जर्नल पॉइंट्स ही हैं जॉन रॉल्स के जस्टिस की थ्योरी के, लेकिन जॉन रॉल्स का स्टैंड जस्टिस को अचीव करने को लेकर ना थोड़ा सा अलग है, जो कि दुनिया में आज तक किसी भी और थ्योरिस्ट ने अचीव नहीं करा है या फिर उन्होंने इसके बारे में बात नहीं करी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पहले आप ये याद रखना है, इंट्रोडक्शन में मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस एक काफ़ी ज़्यादा, इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क्स, it is regarded as one of the most influential works of political philosophy किस टाइम पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल माना गया ये वर्क? 20th सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट वर्क है ये इसका, जॉन रॉल्स का। और उस टाइम पर जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स अपनी अपनी पॉलिटिकल थ्योरी दे रहे थे, उन सब के कंपैरिजन में सबसे इन्फ्लुएंशियल काम जॉन रॉल्स का माना गया विद रिस्पेक्ट टू हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स सबसे पहले जो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करता है, वो इसने बात करी थी सन 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और बांग्लादेश का बर्थ हुआ था आफ्टर इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 या ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। तो 1971 में इसने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। बुक का नाम ही था अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें जॉन रॉल्स ने आइडिया प्रेजेंट करा था ये अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस का। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, ये जो आइडिया अपना दिया, इसको इसने रिकंसाइल करने की कोशिश करी, यानी कि जस्टिस के आइडिया को इक्वेट करना चाहता था या रिलेट करना चाहता था दो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट आइडिया से। एक लिबर्टी का आइडिया और दूसरा इक्वालिटी का आइडिया। और इसके बारे में इसने बहुत ही ज़्यादा एक प्रिंसिपल्ड मैनर के अंदर, प्रिंसिपल्ड वे के अंदर इस चीज़ को समझाया। अब वो प्रिंसिपल्ड वे, प्रिंसिपल्ड मैनर हमें इसका समझना पड़ेगा, यानी कि एक सिस्टमैटिक मैनर आप इसको कह सकते हो। जॉन रॉल्स यानी कि ये कहना चाहता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझने के लिए, कि जस्टिस के अंदर लिबर्टी का और इक्वालिटी का इंग्रेडिएंट होगा तो जस्टिस, ये जो न्याय है, वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। और जहाँ पर ये इंडिविजुअल लिबर्टी और समानता, इक्वालिटी आएगी, तो उससे जो न्याय है वो ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस होगा। और जस्टिस जहाँ पर होगा वो बर्थ ऑटोमेटिकली देगा लिबर्टी के आइडिया को और इक्वालिटी के आइडिया को। अब इस चीज़ को जॉन रॉल्स बेसिकली जस्टिफाई क्या करेगा, कैसे करेगा? तो इसके लिए जॉन रॉल्स हमें कुछ अपने कोर आइडियाज़ प्रेजेंट करता है अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर। ठीक है, इसकी थ्योरी के कुछ कोर आइडियाज़, जो 5-6 आइडियाज़ हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा।
सबसे पहला आइडिया जो जॉन रॉल्स ने दिया, अब ये जो पॉइंट्स हैं ये कोई जर्नल पॉइंट्स नहीं है, इसकी थ्योरी के प्रोमिनेंट हेडिंग्स हैं बेसिकली। जो ये इसने बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसके बारे में इसने अपना आइडिया प्रेजेंट करा था जस्टिस का, तो ये जो कोर आइडियाज़ हैं ये प्रोमिनेंटली हेडिंग्स हैं, मतलब बेसिकली इसकी थ्योरी के अंदर। सबसे पहले जॉन रॉल्स हमें समझाएगा, एक टर्म देगा वो द ओरिजिनल पोजीशन, द ओरिजिनल पोजीशन। जॉन रॉल्स ने एक बेसिकली थॉट एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट करा था ये ओरिजिनल पोजीशन वर्ड कहकर। ये इसका एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, ये एक विचार था जो इम्प्लीमेंट हो सकता था, ऐसा इसका मानना है अपनी थ्योरी के अंदर कि इम्प्लीमेंट हो सकता है किसी भी देश के अंदर। तो इसलिए हम इसको एक थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि ये आइडिया इम्प्लीमेंट करके देखा जा सकता है। और इस आइडिया को इसने बोला द ओरिजिनल पोजीशन, जहां पर ये कहता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी या एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे साथ मिलकर आए अपने प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को डिसाइड करने के लिए कि उनके देश में न्याय की जो व्यवस्था होगी, जस्टिस को लेकर जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, वो सरकार या उस देश का संविधान डिसाइड ना करते हुए आप लोगों से पूछ लो, वो ज़्यादा बेटर है कि लोग जो हैं वो न्याय को अपने जीवन में किस प्रकार से उतरते हुए देखना चाहते हैं, लोगों की राय लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इंडिविजुअल, ये इस द ओरिजिनल पोजीशन में बात करता है कि इंडिविजुअल शुड कम टुगेदर, कि वो साथ मिलकर आएँ और अपने जस्टिस के प्रिंसिपल्स को डिसाइड करें। और बाद में जब ये प्रिंसिपल डिसाइड हो जाएंगे, जिसमें बैकग्राउंड में ये इंडिविजुअल्स जो है इन्होंने ही इस प्रिंसिपल्स को चुना होगा, तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन वाली चीज़ ही नहीं रहेगी सोसाइटी के अंदर। और ये जो प्रिंसिपल्स जिनको इंडिविजुअल्स ने ही बनाया है, इंडिविजुअल्स ने ही निर्धारित करा है, इसकी वजह से जो एक सोसाइटी है वो एक स्मूथ तरीके से फंक्शन कर सकेगी, एक सोसाइटी ईजी तरीके से अपने आप को गवर्न कर सकेगी। दूसरा आइडिया जो जॉन रॉल्स हमें देता है अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर, दैट इज वेल ऑफ इग्नोरेंस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है जिसके बारे में हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था क्लास 11th में। अब जॉन रॉल्स ये कहता है कि ये जो आइडिया था ना इसका, जो प्रीवियसली अभी हमने जिसके बारे में बात करी, दैट इज द ओरिजिनल पोजीशन, कि सभी इंडिविजुअल जो हैं वो साथ मिलकर आए और जस्टिस के प्रिंसिपल्स को खुद से चुने, खुद से निर्धारित करें, खुद से ड्राफ्ट करें, जिसकी बेसिस पर सोसाइटी गवर्न हो सके, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिंसिपल्ड वे के अंदर स्मूथ तरीके से फंक्शन कर सके। तो जॉन रॉल्स कहता है अपनी इस थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर कि ये जो है ओरिजिनल पोजीशन का जो आइडिया है, ये लोग कर सकते हैं थ्रू वेल ऑफ इग्नोरेंस। अब वेल ऑफ इग्नोरेंस का बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट देते हुए जॉन रॉल्स कहता है, मैं लोगों को आगे बुलाकर, लोगों को लाइमलाइट में रखते हुए, मैं सरकार और संवैधानिक प्रिंसिपल्स को साइडलाइन करते हुए, या फिर जो संविधान बनाएंगे या जो देश की सरकार चलाएंगे, देश की व्यवस्था को आगे कायम करेंगे, उन लॉ मेकर्स को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए मैं इंडिविजुअल से ये पूछने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी आप जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अपने देश में बनाओ तो इंडिविजुअल सिटीजन से पूछ लो, वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज हर एक कंट्री का नागरिक या दुनिया का कोई भी इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है, ही और शी गोज थ्रू अ टाइम ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। और ये हर किसी के साथ होता है इस दुनिया में जो इंसानी रूप में पैदा हुआ है। जॉन रॉल्स कहता है वो वेल ऑफ इग्नोरेंस का शिकार है। अब ये वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है? वेल ऑफ इग्नोरेंस के दोस्तों दो पहलू हैं। नंबर वन, वेल ऑफ इग्नोरेंस बेसिकली एक ऐसा आइडिया है जिसको जॉन रॉल्स ने प्रेजेंट करा था। हम इसको अपने जीवन के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, भले ये टर्म हमने कभी ना सुनी हो वेल ऑफ इग्नोरेंस, लेकिन जॉन रॉल्स जो कह रहा है वो बिल्कुल सटीक बात कह रहा है। जॉन रॉल्स कहता है, देखो जब भी कोई एक इंडिविजुअल पैदा होता है ना, तो उससे पहले इंडिविजुअल नहीं जानता पैदा होने से पहले कि सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर समाज के अंदर उस इंडिविजुअल का स्थान क्या होगा,
उस इंडिविजुअल की जगह क्या होगी। यानी कि इंडिविजुअल जो है पैदा होने से पहले भगवान ने उससे बिल्कुल भी नहीं पूछा कि आप किस क्लास में पैदा होना चाहते हो, आप कैसा स्टेटस चाहते हो अपने घर परिवार का या अपना खुद का पैदा होने के बाद, आप कौन से जेंडर के अंदर पैदा होना चाहते हो, आपको मेल बनना है कि फीमेल बनना है, आप कौन सी रेस का पार्ट बनना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि आपको कौन सी एबिलिटीज मिले, और आप कौन से धर्म के परिवार के अंदर पैदा होना चाहते हो। तो जॉन रॉल्स कहता है एक इंडिविजुअल और गॉड के बीच में कभी इस प्रकार की वार्तालाप तो हुई नहीं है। अब ये चीज़ तो सत्य है, हम सब भी जानते हैं, है ना। तो कहता है कि इंडिविजुअल जो है उनको लक फैक्टर की वजह से एक ऐसा स्थान मिल जाता है समाज के अंदर जिसमें इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं है कि पर्सन एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर पैदा होगा या अपर क्लास के अंदर पैदा होगा, उसके परिवार का स्टेटस वहां पर हाई होगा कि लो होगा, वो मेल होगा, फीमेल होगा या LGBTIQ होगा, उसका रेस जो है वो क्या होगा, एबिलिटीज क्या होंगी, धर्म क्या होगा, इसमें इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। और एक इंडिविजुअल जो है वो एक भोला इंसान है जब वो इस दुनिया में आ रखा है। ठीक है। वेल ऑफ इग्नोरेंस को आगे खींचते हुए जॉन रॉल्स कहता है, पहले पॉइंट से डिराइव करा हुआ दूसरा पॉइंट ये कहता है, पहले पॉइंट में उसने कहा इंडिविजुअल अपनी पोजीशन, अपना स्थान समाज के अंदर नहीं जानता है। ठीक है। किसी इंडिविजुअल को नहीं पता कि वो कौन से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ उनका क्या होगा, एबिलिटीज क्या होगी, घर परिवार का स्टेटस क्या हो गया, आप रिक्शे वाले के घर परिवार में पैदा होगे या फिर आपके पापा के पास, दादा के पास मर्सिडीज होगी या प्राइवेट हेलीकॉप्टर होगा, कोई नहीं जानता इस चीज़ को। तो जॉन रॉल्स कहता है कि इंडिविजुअल्स डोंट नो व्हाट देयर कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ विल बी, कि लोगों को अपना फिर उसके बाद ना कंसेप्शन ही नहीं पता होता कि एक अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन है क्या हमारे समाज के अंदर। अब अच्छी जिंदगी का मतलब ये है आपका तो कोई अधिकार था नहीं, आपका तो कोई कंट्रोल नहीं था बेसिकली कि आप किस परिवार के अंदर पैदा हो गए। अब आप जिस परिवार के अंदर पैदा हुए हो वो एक ऐसा आपका परिवार एक ऐसा धर्म को फॉलो करता है जो कि माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी आपके धर्म के लोगों को दबाते हैं, जिसमें आपका परिवार भी ऑटोमेटिकली शिकार हो गया है और आप क्योंकि इस परिवार के अंदर पैदा हुए तो आप भी शिकार बन जाओगे। अब जॉन रॉल्स कहता है इसमें इंडिविजुअल की क्या गलती। दूसरा एग्जांपल जो जॉन रॉल्स हमें प्रेजेंट करता है, जॉन रॉल्स कहता है कि आप जो है मेल या फीमेल बनकर पैदा हुए, एग्जांपल की मान लेते, चलो फीमेल बनकर आप पैदा हुए। अब फीमेल की पोजीशन आप जिस समाज में पैदा हुए हो, जिस कंट्री में पैदा हो, वो काफ़ी नीचे तबके की मानी जाती है। फीमेल्स को वोटिंग राइट्स नहीं है या फिर कोई उनका स्टेटस नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं करी जाती है, उनको बच्चे पैदा करने की सिर्फ मशीन समझा जाता है, घर का काम करवाया जाता है। तो आप जो है अगर एक ऐसे जेंडर की कैटेगरी के अंदर पैदा हुए हो जिसकी समाज के अंदर कोई बहुत ज़्यादा खास स्थान नहीं है, आपकी लिबर्टी को दबाया जाएगा, इसमें आपकी क्या गलती, इसमें उस इंडिविजुअल की क्या गलती, इसमें उस लड़की की क्या गलती जो लड़की के शरीर में, लेडी के शरीर में, एक औरत के शरीर में पैदा हुई है। और परिस्थितियां तो फिर और भी बदल जाती है अगर हम जेंडर के रूप को देखें अपार्ट फ्रॉम मेल एंड फीमेल। सिमिलरली आप अगर विकलांग पैदा हुए हो, आप वो नॉर्मल हरकतें काम नहीं कर सकते जो कि बाकी लोग करते हैं, आपकी एबिलिटीज़ जो हैं आप चाहकर भी उनको मैच नहीं कर सकते सोसाइटी के जो नॉर्मल लोग हैं, जो कि डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, जो विकलांग नहीं है। तो इसमें आपकी क्या गलती, ये तो भगवान ने आपको वैसा बनाकर भेजा या मम्मी के पेट से आप ऐसे निकले हुए हो। तो जॉन रॉल्स कहता है कि हमारे लक फैक्टर की वजह से हमारा जो कॉन्सेप्शन होता है ना गुड लाइफ का, एक इंडिविजुअल इस दुनिया में आने के बाद समझता है कि गुड लाइफ की डेफिनेशन क्या है। और कुछ इंडिविजुअल को वो गुड लाइफ ऑटोमेटिकली मिल जाती है थ्रू लक फैक्टर और बहुत लोगों को नहीं मिल पाती है अगेन थ्रू लक फैक्टर। तो जॉन रॉल्स बेसिकली कह रहा है कि जब इतना बड़ा लक फैक्टर है, देयर इज अ वेल, देयर इज अ पर्दा ऑफ इग्नोरेंस दैट वी वर इग्नोर्ड। हम मतलब नॉट इग्नोर्ड, वी वर पार्ट ऑफ इग्नोरेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर बर्थ या आफ्टर द टाइम ऑफ आवर बर्थ। हमें थोड़ी ना पता था बड़े होकर के अगर हम एक पर्टिकुलरली धर्म के परिवार के अंदर पैदा होंगे तो हमारे धर्म के लोगों को मारा जाता है मेजॉरिटी के द्वारा। हमें थोड़ी ना पता था कि अगर हम इस जेंडर के अंदर पैदा होंगे तो हमसे घर का काम करवाया जाएगा, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, और वहीं पर अपोजिट जेंडर को बहुत ज़्यादा लिबर्टी है।
हमें थोड़ी ना पता था कि हमारे पास ये जो एबिलिटीज़ हैं, या कोई मान लो स्पेशल चाइल्ड किसी का पैदा हुआ है जो कि दिमागी रूप से इतना ज़्यादा होशियार नहीं है, या फिर वो दिमागी रूप से डिफरेंटली एबल्ड है, तो इसमें उस बच्चे की क्या गलती? आप उसको धुतकार थोड़ी ना दोगे, उसकी जान थोड़ी ना ले लोगे। तो जॉन रॉल्स कहता है कि इसलिए मैं बात करता हूं कि सारे लोगों को साथ आकर न्याय के क्या प्रिंसिपल्स होंगे, मूल सिद्धांत होंगे जिसके बेसिस पर समाज चलेगा, सोसाइटी गवर्न होगी। तो ये लोगों से साथ मिलकर सभी लोगों के ओपिनियन को लेकर एक कॉमन प्रिंसिपल्स बनाए जाएं जस्टिस के, क्योंकि लोगों के पास अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर एक अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन क्या होगी, एक अच्छी जिंदगी के सिद्धांत क्या होंगे, जब वो पैदा हुए थे या पैदा होने से पहले भगवान के साथ उनकी कोई वार्तालाप तो हुई नहीं, तो वो उससे बेखबर थे। लेकिन अब वो उससे रूबरू हो सकते हैं, और हमें समाज के अंदर हर तबके के आदमी को, हर जेंडर के इंसान को, हर रेस से बिलोंग करते हुए इंसान को, स्टेटस, क्लास, रिलीजन, एबिलिटीज वाले इंसान को साथ आना चाहिए, और उनकी आपसी कॉमन एक समझौते से, मंजूरी से, जिसमें सभी लोग एग्री कर सके समाज के अंदर। अब वो टाइम है कि जो पहले वो अपने लिए जीवन नहीं चुन सके, लेकिन जस्टिस के प्रिंसिपल्स को निर्धारित करते हुए हर एक इंडिविजुअल का एक रोल हो, जिसमें वो इस जस्टिस की बात को, न्याय की बात को, न्याय के सिद्धांतों को फ्रेम कर सकें। उससे सोसाइटी एक बेटर तरीके से काम कर सकेगी। अदरवाइज जॉन रॉल्स कहता है कि गुड लाइफ की डेफिनेशन ना, जैसे जैसे ही समाज के अंदर जिसका जो जो रोल होगा, या समाज जिस जिसको इज्जत देता होगा या नहीं देता होगा, तो गुड लाइफ की डेफिनेशन किसी के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी होगी और किसी के लिए बहुत बेकार होगी। और जॉन रॉल्स कहता है कि मजाक वाली बात यह है कि इंडिविजुअल का तो कंट्रोल ही नहीं है इस चीज में। उस बेचारे की क्या गलती, उस एक नवजान बालक की क्या गलती, एक नवजान शिशु की क्या गलती कि उसको थोड़ी ना पता था कि यार उसके पापा रिक्शा चलाएंगे या फिर उसके पापा मर्सिडीज चलाएंगे। ठीक है। तो जॉन रॉल्स कहता है ये जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, ये इंश्योर करेगा कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जब हम जस्टिस के प्रिंसिपल्स को चुनेंगे, तो पहले तो लोगों को मौका नहीं मिल पाया किस परिवार में उनको पैदा होना है, कैसे आपके मम्मी पापा होंगे, कितना पैसा होगा। लेकिन अब जस्टिस को, प्रिंसिपल्स को चुनते हुए आपके पास एक फेयर रोल होगा, और आप सारे लोग समाज के मिलकर एक इम्पार्शियल तरीके से जस्टिस के सिद्धांतों को फ्रेम कर सकते हो सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। और ये जो फेयर और इम्पार्शियल रूल्स होंगे, जो न्याय के मूल सिद्धांत होंगे, जॉन रॉल्स कहता है इसका फायदा ये होगा कि पहले तो पैदा होने के टाइम पर आप अपने लिए तो कुछ कर नहीं सके, कुछ चूज नहीं कर सके। वरना अगर इंडिविजुअल से पूछा जाता तो हर एक इंडिविजुअल ये कहता, जो टॉप की कास्ट है, जो टॉप की क्लास है, जो सबसे अमीर परिवार है, हम सबको वहीं पैदा करवा दो, अगर भगवान के साथ उनकी वार्तालाप हो जाती तो। लेकिन जॉन रॉल्स कहता है कि ये चीज तो हुई नहीं, किसी के साथ किसी को मौका तो मिला नहीं। लेकिन अब जो ये फेयर और इम्पार्शियल तरीके से जो ये न्याय के सिद्धांत बनाए जाएंगे समाज के अंदर, इसमें कोई भी पर्सन, नो वन विल बी एबल टू, नो इंडिविजुअल विल बी एबल टू टेलर इट, टेलर का मतलब है मोल्ड इट, अकॉर्डिंग टू देयर ओन बेनिफिट। इसलिए जॉन रॉल्स कहता है मैं सबकी सहमति से न्याय के सिद्धांतों को बनाने की बात कर रहा हूं, जिसमें सारे इंडिविजुअल्स का योगदान हो, गिने चुने लोगों का नहीं। क्योंकि फिर गिने चुने लोगों से ही होगा कि वो तो फिर अपने फायदे के लिए इन न्याय के सिद्धांतों को बना लेंगे, और जब मर्जी अपने फायदे के लिए इसको मोल्ड कर देंगे। लेकिन जब सब लोगों की सहमति से न्याय के प्रिंसिपल मिलेंगे, जिसमें सरकार थोड़ी सी दूर रहेगी, संविधान थोड़ा सा दूर रहेगा, पहले लोगों से पूछ लो, फिर सरकार को इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दो, और फिर उन चीजों को संविधान में डलवा दो। लेकिन उसके पीछे बैकड्रॉप एंड बैकग्राउंड यही होना चाहिए कि ये जो सिद्धांत बने हैं समाज को चलाने के लिए, न्याय के सिद्धांत, जस्टिस के प्रिंसिपल्स, ये सभी लोगों की सहमति से बने थे। लोगों ने अपने राजनेताओं को निर्धारित नहीं करा कि आप बनाओ, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के अंदर जाकर हमारे ऐसा कानून, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह अधिकार नहीं दे दिया ओपन एंडेड तरीके से कि आप बना लेना पूरे देश के लिए। वो कहता है सभी लोगों को बुला लो एक बारी। अब यहां पर जॉन रॉल्स कहता है कि देखो, जस्टिस के सिद्धांत तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब जॉन रॉल्स ना अपनी थोड़ी बातों को नैरो डाउन करेगा। अभी तो उसने एक ऐसी बातें कर दी कि भगवान से हमारी कोई डीलिंग नहीं हुई थी, सभी लोगों को साथ बुलाना चाहिए,
न्याय के सिद्धांतों को जॉन रॉल्स ना हवाबाजी में बात नहीं करता है। जॉन रॉल्स कहेगा कि देश में क्रूशियल तरीके से, वैसे तो बहुत सारे न्याय के सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन क्रूशियल तरीके से जॉन रॉल्स कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग देयर शुड बी टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, दो मूल सिद्धांत होने चाहिए, बाकी सारे इंप्लीमेंट हो या ना हो, लेकिन अगर ये दो अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी जो है वो लोगों के लिए एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां पर पीपल विल बी एबल टू बेयर द फ्रूट्स ऑफ या एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ, जो कि गुड लाइफ की डेफिनेशन है। तो जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग ये जो दो सिद्धांत हैं न्याय के, जो इंपॉर्टेंट हैं, अर्जेंट हैं, सबकी सहमति से बनने चाहिए, वो क्या है? तो जॉन रॉल कहता है कि ये जो ओरिजिनल पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट था, ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जहां पर सभी लोगों को साथ आना चाहिए और जस्टिस के प्रिंसिपल्स को बनाना चाहिए। तो जॉन रॉल्स कहता है कि जब भी हम सारे इंडिविजुअल्स को साथ मिलकर बुलाएंगे ना, जैसे मतलब मान लो ये जो लोग हैं ये रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं, ये जो लोग हैं ये एक ऐसे लोग हैं जिनके साथ ना डिस्क्रिमिनेशन होती है सोसाइटी के अंदर। ये एक ऐसे लोग हैं जो कि अपने जेंडर की कैटेगरी से परेशान है, मान लो फीमेल्स। अब ये जो हैं इसमें अमीर लोग हैं, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ इन द सोसाइटी, इनके लिए गुड लाइफ की डेफिनेशन है। गुड लाइफ की डेफिनेशन इनके लिए नहीं है, और इनके लिए भी जीवन की डेफिनेशन जो है वो बेकार है कि जीवन बहुत कड़वा है, जीवन में बहुत दुख परेशानी है। जॉन रॉल्स कहता है ये सोसाइटी के अच्छी गुड लाइफ की डेफिनेशन है क्या? नहीं। वो कहता है क्योंकि यहाँ पर एक कैटेगरी एंजॉय कर रही है, बाकी कैटेगरी सफर कर रही है। मतलब दो सिद्धांतों को समझाने से पहले मैं आपको पहले जॉन रॉल्स का आइडिया समझा रहा हूँ कि जॉन रॉल्स दो सिद्धांतों को बोलने से पहले क्या बताएगा हमें। जॉन रॉल्स कहता है जब भी हम ऐसी सिचुएशन के अंदर फंसे हो तो हमें ओरिजिनल पोजीशन के सिद्धांत को सबसे पहले तो लेकर आना चाहिए। ये दो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के अंदर नहीं है ये ओरिजिनल पोजीशन। अभी मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूं कि टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को देने से पहले जॉन रॉल्स क्या आर्गुमेंट पेश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि सभी कैटेगरी के लोगों के लिए अच्छी लाइफ नहीं है सोसाइटी में, सभी लोगों के लिए जीवन एक अच्छी चीज नहीं है। जीवन में लोगों का ये मानना है कि जीवन का मतलब है दुख, परेशानियां, कठिनाइयां, अंगारों से भरे हुए रास्ते। जॉन रॉल्स कहता है लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर अंगारों से भरे हुए रास्ते तो वो सबके लिए होने चाहिए, दुख परेशानी अगर जीवन का पार्ट है तो वो सबके लिए होने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कि वहां पर लिमिटेड जो लोग हैं वो तो अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। तो जॉन रॉल्स कहता है ये जो ओरिजिनल पोजीशन है जहां पर जॉन रॉल्स ने कैटेगरी 1 के लोगों को भी बुलाने की बात करी, कैटेगरी 2 के लोगों को भी बुलाने की बात करी, कैटेगरी 3 के लोगों को भी बुलाने की बात करी, ये हमने एग्जांपल में दिया है। एन नंबर ऑफ कैटेगरी, मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अलग अलग रेस के लोग, रिलीजन के लोग, स्टेटस के लोग, जेंडर के लोग और क्लास के लोग और एबिलिटीज़ के लोग, जितने भी अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं, वो किसी भी तबके के लोग हों, कोई भी उनका रंग हो, रूप हो, कोई भी जेंडर हो, सारे लोग साथ आएंगे और अपने लिए न्याय के सिद्धांतों को देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए चुनेंगे। तो जॉन रॉल्स कहता है कि जब सभी लोगों का योगदान होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना इन दो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को बताने से पहले कि ये दो प्रिंसिपल्स के नाम क्या हैं, उससे पहले जॉन रॉल्स बोलता है जब ये ओरिजिनल पोजीशन लागू होगा जिसमें सभी इंडिविजुअल को बुलाकर जो समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जो जस्टिस के सिद्धांत लागू करे जाएंगे, बनाए जाएंगे, लागू तो बाद में होंगे, पहले तो बनाए जाएंगे ताकि सबको एक अच्छा जीवन मिल सके समाज के अंदर, देश की व्यवस्था हो जो कि गुड लाइफ के ऊपर निर्धारित हो। तो जॉन रॉल्स कहता है कि इस टाइम पर कोई भी इंडिविजुअल ना मीन या फिर ईगोइस्टिक तरीके से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं तो जस्टिस के प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए अपना पक्ष रख दूंगा कि समाज में गरीब लोगों का शोषण होना चाहिए, औरतों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। तो ये तो इनका व्यू पॉइंट हो गया ना। औरतें तो यही बोलेंगी कि हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, हमें बाहर निकलने दो, हमें काम करने दो। और जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या जिनका इकोनॉमिक वर्चस्व इतना ज़्यादा नहीं है, पैसों की तंगी है, तो वो ये कहेंगे कि अमीर लोगों से पैसा लेकर हम सब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में बांटो ताकि पैसा सबके पास इक्वल हो, सबके पास एक
इक्वल जो स्टेटस है या फिर जो एक लाइफ है वो किसी की भी ऐसे ना हो कि एक की बहुत लग्जूरियस है एक की बहुत पुअर है। जो परचेसिंग पावर है वो सबकी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये लोग अपना पक्ष रख भी देंगे ना, तब भी इनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में बहुत सारे मेजोरिटी लोग जिनकी संख्या ज्यादा होगी, वो लोगों का जो तर्क है जस्टिस को देने के लिए वो ज्यादा हावी हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग जो कि मान लो बहुत अमीर है, इनकी संख्या समाज के अंदर, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि 1% ही होगी, लेकिन 99% भी तो लोग आ रहे हैं उस जस्टिस के प्रिंसिपल को बनाने के लिए। तो वो तो कह देंगे कि इनसे इनकम लेकर, या ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, अर्थव्यवस्था ऐसी और समाज में इनका वर्चस्व है, ये राजनेताओं के साथ मिलकर अपने लिए पॉलिसीज को मोल्ड करवा लेते हैं और हम लोगों का शोषण होता है, हम लोगों के पास पैसे नहीं है। तो जब इनका भी रोल होगा तो 99% लोगों की मेजोरिटी होगी, तो पूरा का पूरा जस्टिस का प्रिंसिपल वैसे ही 99% लोगों के फेवर में ही चला जाएगा। फिर ये 1% लोग कितनी भी आर्ग्यूमेंट दे ले, इनकी इतनी संख्या है ही नहीं। क्योंकि ये तो सब कुछ जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स आएंगे सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, एक अच्छी लाइफ की डेफिनेशन को बनाने के लिए, समाज के अंदर, देश के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर, ये तो मेजोरिटी से डिसाइड होंगे। तो जॉन रॉल्स कहता है जब कुछ लोगों को जो कि अभी समाज में जिनका वर्चस्व है, जब उनको ये पता लगेगा कि इन जस्टिस के प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए हमारी इकलौती तो सिर्फ चलनी ही नहीं है, हम कितनी भी कोशिश कर लें कि जस्टिस के प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे हो कि वो हमारे फेवर में हो, हमें लिबर्टी मिले लेकिन दूसरों को ना मिले, हम पैसा कमाएं लेकिन दूसरे ना कमाएं, हमारे पास आलीशान बंगले हो, गाड़ी हो, महंगा घर हो, लेकिन दूसरे लोग हमारी गुलामी करें, मतलब वही एक तरीके से कार्ल मार्क्स का बोर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट का आइडिया बरकरार रहे। लेकिन जॉन रॉल्स ने हालांकि वर्ड नहीं दिए, इसलिए मैं आपको ये पूरे लेक्चर में मैंने एक भी बार नहीं बोला आपसे बोर्जुआजी या प्रोलेटेरिएट, क्योंकि हर थिंकर के कॉन्टेक्स्ट में हमें राइट वर्ड यूज करने होते हैं। दिस इज नॉट अ जर्नल स्टडीज पेपर जहां पर आप कुछ भी लिख कर आ जाओगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जब कुछ लोगों को ये लगेगा कि अभी तक जो वर्चस्व है उनका समाज के अंदर, लेकिन न्याय के प्रिंसिपल्स को बनाते हुए सभी लोगों को, सभी तबके के लोगों को साथ बुलाया जाएगा और उनसे उनका ओपिनियन लिया जाएगा, तो जिन लोगों का वर्चस्व है अभी ना, वो सारे इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली रैशनल इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। वो सारे इंडिविजुअल्स रैशनल इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। फिर वो अपना अपना नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा सिर्फ हमारे ओपिनियन से या सिर्फ आज हमारे वोट करने से कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो न्याय का सिद्धांत, हम चाहते हो ये आए न्याय के रूप में, तो वो चीज लागू हो ही नहीं पाएगी अगर मेजोरिटी का डिसीजन या ओपिनियन आपके खिलाफ हो गया। अब यहां पर रैशनल इंडिविजुअल हम उसको क्यों कह रहे हैं? अमीर लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि गरीब लोगों की जो गरीबी वाली कैटेगरी है वो हट जाए, क्योंकि उन्हीं के मेहनत मजदूरी से, खून पैसे की वजह से हम अमीर हैं। वो जानते हैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कि कल को अगर हमारी काम वाली बाई का स्टेटस अगर उठ गया तो हमारी बीवी को काम करना पड़ेगा। कल को जो रामू हमारी गाड़ी साफ करने आता है, अगर उसका स्टेटस बढ़ गया तो वो भी अपनी गाड़ी ले लेगा। कल को जो सब्जी वाले भैया घर के नीचे आवाज लगाते हैं, तो अगर उनका स्टेटस बढ़ गया तो वो भी फिर अपना बंगलो बनवा लेंगे, घर बनवा लेंगे, और वो ये जो धंधा करते हैं वो छोड़ देंगे। तो अमीर लोग तो यही चाहेंगे कि वो व्यवस्था वैसी हो। लेकिन जब उनको पता लगेगा कि हम लोग संख्या के अंदर कम हैं और जो लोग न्याय के सिद्धांतों से या न्याय का फ्लेवर क्या होता है ऐसी जिंदगी से बहुत कोसों मील दूर हैं, ऐसे लोगों की संख्या मेजॉरिटी में है, ज्यादा है समाज के अंदर। और वहीं पर अमीर लोग जो कि जैसी व्यवस्था समाज के अंदर चल रही है उसको कायम रखना चाहते हैं, तो वो लोगों को भी ऑटोमेटिकली रैशनल बनना पड़ेगा। जो लोग परेशान है, जैसे मतलब हमारे एग्जाम्पल के अंदर औरतें परेशान थी, हमारे एग्जाम्पल के अंदर जिन लोगों के खिलाफ डिसमिशन हो रहा था या फिर अर्थव्यवस्था के अंदर उनका जो लैडर था, जो उनका तबका था वो सबसे कम था, तो ऐसे लोग तो डेफिनेटली अच्छे समाज के लिए ही वोट करेंगे। लेकिन अमीर लोग नहीं कर पाएंगे, अमीर लोग नहीं करना चाहेंगे, या जो पूंजीवादी व्यक्ति हैं वो नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि जैसा समाज की व्यवस्था चल रही है वैसी रहे, क्योंकि ऐसे समाज की व्यवस्था में इनका बोलबाला कायम रहेगा। लेकिन जब इनकी चल नहीं पाएगी क्योंकि इनकी संख्या कम है और जो लोग परेशान हैं उनकी संख्या ज्यादा है, और ये चीज जो डिसाइड होगी, जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स बनेंगे, क्योंकि ये मेजोरिटी वोट पर बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली जस्टिस के सिद्धांत को बनाने के लिए सभी इंडिविजुअल्स को सबसे पहले तो रैशनल बनना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली बन भी जाएंगे, ऐसा जॉन रॉल्स कहता है। तो ये जो रैशनल इंडिविजुअल्स हैं, अब कहेगा जॉन रॉल्स कि जब इंडिविजुअल रैशनल बन गया, जब उसको पता लग गया कि मेरी नहीं चलनी है, मेरी मनमानी से कुछ नहीं होगा, मैं दे भी दूंगा वोट अगर इस फेवर में, ये माना ही नहीं जाएगा क्योंकि हम लोगों की संख्या कम है।
जो वर्चस्वधारी जो लोग हैं समाज के अंदर, उनकी संख्या हमेशा कम रहती है। जो परेशान और पीड़ित लोग रहते हैं, जिनके खिलाफ शोषण होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, हजारों दुख तकलीफ रहती हैं, खून और पसीने को बहाने के बावजूद भी उनका तबका नहीं बढ़ पाता समाज के अंदर। ऐसे लोगों का जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, जो नंबर होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो सभी इंडिविजुअल जब रैशनल बन जाएंगे, अब जाकर जॉन रॉल्स बोलता है कि ये सभी रैशनल इंडिविजुअल्स चुनेंगे दो सिद्धांतों को, टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को। ऐसे ये टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस का आइडिया आएगा। अब चलो इतनी बात करने के बाद ना इन टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का नाम भी ले लेते हैं। डिस्कशन तो इसके ऊपर A to Z जितने पॉइंट्स बनते थे, जो जॉन रॉल्स ने कहा, मैंने आपको A to Z वर्ड टू वर्ड सब कुछ बता दिया। पहला प्रिंसिपल, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो जॉन रॉल्स कहता है इट इज टू बी नेम्ड एज इक्वल बेसिक लिबर्टीज। सभी के पास इक्वल लिबर्टीज हो, एटलीस्ट बेसिक वाली। और यहां पर जॉन रॉल्स एक लाइन देता है जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली आ सकती है और कमेंट करने को बोल सकता है आपको एग्जामिनर। ऐसे कोटेशंस आपको याद करनी होती हैं PSIR के अंदर। तो ये पहली बार आपके सामने कोई कोटेशन आ रही है। इससे पहले कार्ल मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको 2 कोटेशन दी थी। जैसे एक मैंने आपको बताया था रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, वो भी कोटेशन थी कार्ल मार्क्स की। तो ईच पर्सन इज टू हैव an equal right to the most extensive basic liberty compatible with similar liberty for others। समझने की कोशिश करते हैं इसको। कुछ नहीं है, अंग्रेजी लिखी हुई है फालतू की बस। जो जॉन रॉल्स ने कहा था एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, वो मेरे को बताना पड़ा, इसलिए ये हम सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जॉन रॉल्स बेसिकली बस ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जब आप अपने न्याय के सिद्धांतों को एंजॉय करना चाह रहे हो ना, तो बस इतना ध्यान रखना दोस्तों, मतलब जॉन रॉल्स ये दरख्वास्त कर रहा है लोगों से कि दोस्तों इतना ध्यान रखना, आपके लिए जो न्याय का सिद्धांत है ना, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप अपने फेवर में रूल्स को मॉडिफाई या मोल्ड करने की कोशिश मत करो। अगर आप जिस लिबर्टी के फ्लेवर को एंजॉय करना चाहते हो, आपके लिए जो एक अच्छी लाइफ की डेफिनेशन है, तो वो दूसरों को भी बराबरी से अधिकार देने का दम रखो। चालाकी से अपने फेवर में उसको मोल्ड करने की या टर्न करने की कोशिश मत करो। तो जॉन रॉल्स कहता है जो इक्वल बेसिक लिबर्टी का आइडिया है, वो इस गुड लाइफ को अचीव करने में मदद करवाएगा। जॉन रॉल्स कहता है मैं सभी लिबर्टीज की बात नहीं कर रहा कि भर भर के आप कुछ भी राइट दे दो, वो दे दो। ऐसे राइट की कल्पना कर रहा है जॉन रॉल्स कि वो मिले तो सबको मिले, वरना किसी को ना मिले। तो जॉन रॉल्स इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस संदर्भ के अंदर एक लाइन कहता है हमें, ईच पर्सन इज टू हैव एन इक्वल राइट। हर किसी पर्सन के पास इक्वल राइट हो। अगर ये इक्वल राइट नहीं है तो फिर वो किसी के पास ना हो। किस चीज का इक्वल राइट हो? मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी, मतलब जो सबसे बेसिक लिबर्टी है ना, सबसे बेसिक इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम के जो सिद्धांत हैं। वैसे यहां पर इक्वालिटी की इसने बात नहीं करी तो हम अपने मन से क्यों बोलें। लिबर्टी और फ्रीडम के जो सिद्धांत हैं, जो सबसे बेसिक है, लेकिन मोस्ट एक्सटेंसिव का मतलब है सबसे ज्यादा जरूरी है वो। और वो ऐसे होने चाहिए, क्योंकि इक्वल राइट की बात इसने शुरू में यहां पर कर दी है, कि वो बेसिक लिबर्टी, बेसिक फ्रीडम के सिद्धांत ऐसे होने चाहिए, ऐसा अधिकार होना चाहिए डैट दूसरों को भी वो मिले अगर वो आपको मिल रहा है तो। और यहां पर फिर वो लिबर्टी और फ्रीडम का जो फ्लेवर होगा, वो जो राइट होगा, वो जो अधिकार होगा, वो अच्छी जिंदगी बनाएगा समाज के अंदर रहने वाले लोगों की। और ऐसे समाज के अंदर अब इस लिबर्टी और फ्रीडम के फ्लेवर को चखते हुए कोई डिफरेंस नहीं होगा कि सिर्फ अमीर लोगों को ये पास ही लिबर्टी है, सिर्फ पॉलिटिशियंस के पास ही लिबर्टी है,
या जो इस पर्टिकुलरली एरिया या स्टेट में रह रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है, सिर्फ उसके पास ही लिबर्टी है। लिबर्टी और ये जो बेसिक फ्रीडम है ये सबके पास होगी। अगर आपके पास है तो मेरे पास भी होगी, अगर मेरे पास नहीं तो आपके पास भी नहीं होगी। अब यहां पर इतनी सी बात को कह के जॉन रॉल्स इस बात को वाइंड अप नहीं करता है, ये हमें कुछ फ्रीडम के नाम भी देगा और आप इन सारे फ्रीडम से रूबरू हो, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ते हो लक्ष्मीकांत से तो आपने इन सभी प्रकार के फ्रीडम्स के बारे में आपने फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने इन सब के नाम सुन रखे हैं। सबसे पहले जॉन रॉल्स नाम देता है, 5 नाम देता है कि वो फ्रीडम को या इस बेसिक लिबर्टी फ्रीडम को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये कुछ फ्रीडम्स हैं जो मैं मानता हूं, जॉन रॉल्स कहता है कि अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर कि ये होने ही चाहिए। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तीसरा, राइट टू वोट। एंड रन फॉर ऑफिस। हम जैसे अपने देश में कहते हैं ना राइट टू वोट, तो आप भी जानते हो, हम अपने देश में क्या कहते हैं रन फॉर ऑफिस को? राइट टू कंटेस्ट, खड़े हो सके हम चुनाव वगैरह में, प्रतिनिधि बन सके। तो वो रन फॉर ऑफिस का मतलब ये मत समझ जाना कि ऑफिस के लिए भाग रहे हैं। रन फॉर ऑफिस मतलब आप जो है कोई पॉलिटिकल पोस्ट है, कोई एक पोजीशन है, उसके लिए एक उम्मीदवार चुनने से ज्यादा आप खुद खड़े होना चाहो तो ये आपके पास अधिकार होना चाहिए। प्रतिनिधि आप खुद बन सकते हो उस चीज के। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और एक और था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी एंड ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब जो मैंने पॉइंट्स याद करके लिखी ना, जैसे राइट टू वोट एंड रन फॉर ऑफिस को मैं अलग अलग लिख सकता था, लेकिन ये जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर ये साथ में ही गिवन है, इसलिए मैं आपको एक्जैक्टली वही बताना चाह रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से कोई मोल्ड नहीं करना चाह रहा चीज़ों को। एक्सप्लेनेशन में बस मैं हिंदुस्तानी एग्जांपल्स या वर्ल्ड के एग्जांपल्स या चीज़ों को समझाने के लिए आपको कुछ मनगढ़ंत एग्जांपल्स बता देता हूँ, लेकिन जो चीज़ लिखने वाली है वो मैं हमेशा स्क्रीन पर आपके सामने लिख लिख कर वैसे ही प्रेजेंट करता हूँ जैसे ओरिजिनली इनकी थ्योरीज के अंदर गिवन है। वो आपकी मर्जी कि आप इन पॉइंट्स को अलग अलग बनाकर लिखना चाहो आप लिख सकते हो, क्योंकि एज सच कभी भी कोई नंबर नहीं होता कि आप ये बोलो कि जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर सिर्फ 5 ही फ्रीडम या 5 ही आइडियाज की बात करी है। आप इनको तोड़ भी सकते हो, क्योंकि नंबर के हिसाब से नहीं होता वो चीज़, वो फिक्स नहीं है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर कि इसने इतनी बात करी है। वो तो हमें इंटरनेट, अलग अलग जो बुक्स हैं ओपी गाबा वगैरह या इधर उधर जो मटेरियल हैं इंस्टीट्यूट्स के या विकीपीडिया वगैरह, वो हमें बस ये लिस्ट बताते हैं और इतनी ही फ्रीडम्स के बारे में बात करी हुई है उसने, एंड अदर्स करके लिखा होता है वहाँ पर। तो जो बातें जैसी हैं वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डाला मैंने यहाँ पर। सेकंड प्रिंसिपल जिसके बारे में बेसिकली जॉन रॉल्स जो यहाँ पर बात करता है, ठीक है, वो है सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अब ये सोशल एंड इनइक्वालिटीज जॉन रॉल्स कहता है दैट दिस इज टू फोल्ड। अब ये जो बात कर रहे हैं ना सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की, ठीक है, यही इनइक्वालिटीज को कहेगा वो टारगेट हमें करना है ताकि हम इसको सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटीज के अंदर कन्वर्ट कर सकें। अगर हमें जस्टिस को लेकर आना है तो ये तो इनइक्वालिटीज हैं, ये तो देख रहे हो ना यहाँ पर असमानताएं हैं, लेकिन ये असमानता की बात क्यों करेगा? यहां पर जॉन रॉल्स ना बेसिकली जो अमीर और गरीब का जो फर्क है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये जो चीज है ना, मैं आपको बता रहा था जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस बाकी दुनिया के सभी पॉलिटिकल फिलोसफर्स और थ्योरी से अलग है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहां पर इनइक्वालिटीज ही इसको लिखा जाता है बिकॉज जॉन रॉल्स ना जस्टिफाई करेगा कि अमीर और गरीब का जो गैप है, जो फर्क है ना, वो ठीक है,
लेकिन अगर वो एक कंडीशन मीट कर रहा हो तो ही ठीक है। अब उसको हम जानते हैं कि ये इनइक्वालिटीज को यहां पर जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि आप ये कहोगे कि सर शायद से हमने गलत लिख दिया होगा। इसके जो दो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस हैं, इक्वल बेसिक लिबर्टीज को लाना, ये तो सर हमें समझ में आ गया, लेकिन आप यहां पर कह रहे हो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इससे जस्टिस आ सकता है। तो जी हाँ, इससे जस्टिस आ सकता है। तो वो एक्चुअली में इनइक्वालिटीज नहीं होंगी, वो इक्वालिटी को ही लेकर आएंगी, ये सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। लेकिन उसके पीछे कोई कंडीशन है कि जॉन रॉल्स कहता है ये दो सामाजिक और अर्थव्यवस्था के कंटेक्स्ट के अंदर जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं, ये जस्टिफाइड होंगी तब जब मैं जो बातें बता रहा हूं अगर ये उस पैरामीटर पर खरी उतरती हैं। तो सामाजिक असमानताएं और आर्थिक असमानताएं, सोशल इनइक्वालिटीज एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो क्या है वो? ये दो फोल्ड है, ये कह रहा है ना। तो टू फोल्ड जो ये कह रहा है, तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखो, जॉन रॉल्स ने हमें बताया था कि इंडिविजुअल्स जब पैदा होते हैं, जब उनका बर्थ होता है, तो सबका क्लास, कास्ट, स्टेटस, इकोनॉमिक पोजीशन, रिलीजन, कलर, सबका अलग अलग होता है, जेंडर वगैरह सारे पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो यानी कि जॉन रॉल्स सबसे पहले हमें ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल का जो जीवन में जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, एक इंडिविजुअल अपने जीवन में एक अच्छी ज़िंदगी को कहाँ से पाएगा, वो सबके लिए हो सकता है अलग अलग हो। किसी के लिए हो सकता है कि बहुत बेहतरीन ज़िंदगी हो, वो अंबानी अदानी जैसे घर में, टाटा बिरला जैसे घर में पैदा हुआ, और किसी के लिए बहुत मेहनत मुशक्कत वाला जीवन हो, लेकिन कल को वो यूपीएससी जैसा एग्जाम निकाल ले। मतलब ये मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, जॉन रॉल्स यूपीएससी के बारे में काय को बात करेगा कि यूपीएससी जैसा एग्जाम निकाल ले कोई रिक्शे वाले का बेटा, या किसी की मम्मी किसी के घर में कोई काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, तो वो भी उसका समाज में तबका बढ़ेगा, तो वो भी एक अच्छी जीवन को, गुड लाइफ की डेफिनेशन के को अचीव कर सकता है। तो हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। लेकिन अगर समाज के अंदर फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, तो हर किसी के पास, जॉन रॉल्स कहता है कि एक इक्वल चांस होगा। एक इक्वल चांस होगा किस चीज के लिए? टू ग्रैब वेरियस ऑफिसेस एंड वेरियस पोजीशंस। और यहां पर ऑफिस का मतलब मैंने आपको बता दिया, कॉर्पोरेट लाइफ के ऑफिस की बात नहीं चल रही, दफ्तर की बात नहीं चल रही है, वेरियस पॉलिटिकल पोस्ट और पोजीशंस की यहां पर बात चल रही है। तो फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जब होगी, तो एवरीवन विल गेट इक्वल चांस टू अटेन ऑफिसेज एंड पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टार्टिंग पॉइंट, कि उन्होंने जीवन अपना शुरू कहां से करा है। और दूसरी चीज यहां पर जॉन रॉल्स हमें बताता है, वो है डिफरेंस प्रिंसिपल। ये है वो चीज जहां पर ये जस्टिफाई करेगा। डिफरेंस प्रिंसिपल के अंदर आपको वो लिखना होता है जो मैं आपको बता रहा था, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बेसिकली ये बोलेगा ठीक है, वो अगर रिच और पुअर के बीच में जो गैप है अगर वो चल रहा है तो वो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन मीट होनी चाहिए उसके लिए। तो वो कहता है जो इनइक्वालिटीज हैं, जॉन रॉल्स कहता है जो इनइक्वालिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड इनकम, दे आर जस्ट। ये जस्टिफाइड है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन कंडीशन क्या है? इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब अगर, कहने का मतलब इसका ये है, अब कई लोग ना इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, मतलब हम स्टूडेंट नहीं, अभी स्कॉलर्स के मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी, वो इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई ये क्या फालतू की बातें कर रहा है। जब लीस्ट एडवांटेज जो लोग हैं, अगर असमानताएं होंगी तो उन तक बेनिफिट कौन ही पहुंचाएगा? जॉन रॉल्स का लेकिन आइडिया ना अलग है।
यहाँ पर कई स्कॉलर्स ना उसकी बातों को समझ नहीं पाए जो ये बोलने की कोशिश कर रहा था। जॉन रॉल्स ये कहता है कि यार किसी ने अगर पैसा कमाया हुआ है तो वो यार अपना पैसा काय को बांटेगा यार। मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, मैंने फेसबुक जैसा कोई प्लेटफॉर्म खोल लिया, मैंने एक इन्वेंशन कर ली, मैंने बिटकॉइन के अंदर पैसे लगाए थे, वो हजारों करोड़ लाखों करोड़ हो गए, यार मैंने पैसे कैसे भी करके कमा ली, तो उसमें मेरी क्या गलती और मैं अपना पैसा क्यों बांट दूंगा। मैं लीगल तरीके से टैक्स भर सकता हूँ सिर्फ। अब तुम ये सोचो कि भाई मैं जाकर ये स्लम का स्ट्रक्चर चेंज करवा दूं, ये करवा दूं, सबको गाड़ियां दे दूं, मैं अपना पैसा सब में बांट दूं कि जितना उस रिक्शे वाले भैया के पास है उतना ही मेरे पास होगा, तो यार ऐसे तो मेरे जीवन का भी कोई मतलब नहीं है, फिर तो मेरे लिए भी गुड लाइफ की डेफिनेशन खत्म हो गई। बाकी जो कार्ल मार्क्स वगैरह जैसे जो रेवोल्यूशनरी जो थिंकर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि ये इनको वाइप आउट ही कर दो, है ना, पूंजीवादी व्यक्तियों को। जॉन रॉल्स ये कहता है कि कोई अगर पूंजीवादी बना है तो यहां पर वो अपने दिमाग को लगाकर, मेहनत को लगाकर, या जो भी उसको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उसका रास्ता उसको जो मिलता चला गया उसके बेसिस पर बना है, तो वो तो अपने लिए बेस्ट जिंदगी ढूंढने की कोशिश कर रहा था एक व्यक्ति, और उसने बहुत ज्यादा पैसा, आलीशान बंगला, लंबी लंबी गाड़ी, ये सब कुछ अगर कमा लिया अपने जीवन के अंदर, तो इससे दूसरे लोगों को चिढ़ने की कोई नीड नहीं है। जॉन रॉस लेकिन एग्री कर रहा है कि हाँ मैं मानता हूं कि अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, उनके पास गाड़ियाँ होंगी, महंगे महंगे बंगलो होंगे, घर होंगे, तो यस इससे असमानता क्रिएट होगी। जॉन रॉस कहता है यस आई एग्री, कहते हैं ऐसी असमानता तब उस परिस्थिति में ठीक है कि ये इनसे इनका कमाया हुआ पैसा निकल कर भलाई में लगे टुवर्ड्स लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब कैसे लगेगा वो देश को चलाने वाले लोग डिसाइड करेंगे, जॉन रॉल्स से कहता है। और आज के समय में हम कैसे कहते हैं कि अमीरों का जो कमाया हुआ पैसा है वो गरीब जनता की भलाई में लगे, तो उसके लिए हम क्या टूल का इस्तेमाल करते हैं। वेलफेयर सोसाइटी की क्लास में हमने कल पढ़ा था प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, राइट, कि जो जितना अमीर है उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स लगा दो, टैक्स से कलेक्ट करा हुआ पैसा सरकार के पास आएगा और सरकार उसे जो छोटे तबके के लोग हैं, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, लीस्ट एडवांटेज जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए स्कीम्स वगैरह, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह बनाकर खर्च कर सकती है उन पैसों को उनकी भलाई में, जन कल्याण में। ठीक है, तो यहां पर जॉन रॉल्स इस बात को जस्टिफाई करता हुआ बेसिकली ये बोलता है कि इन इक्वालिटीज जो हैं, जो असमानताएं जो हैं, इन इक्वालिटीज आर अलाउड, inequalities are allowed only if they improve the situation of worst of, जो सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं ना समाज के अंदर, अगर उनकी कंडीशन इंप्रूव हो पा रही है तब ये असमानताएं जस्टिफाइड है, तो ये जस्ट है। तो उनकी कंडीशन कैसे इंप्रूव होगी कि जिन्होंने ज्यादा पैसा कमा लिया, ये इनइक्वालिटी सुनकर जॉन रॉल्स कहता है कि बुरा आइडिया लग सकता है किसी को भी, लेकिन एज सच ये अपने आप में इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा कमा रखा है, अपने लिए अच्छी जिंदगी की खोज करी है, तो उन बेचारों की भी गलती नहीं है। ठीक है, तो अगर कल को आपको ये आ जाए ना, तो मैंने आपको इसी इनइक्वालिटी को जॉन रॉल्स के लेंस से, आप जॉन रॉल्स के नजरिए से कैसे जस्टिफाई करोगे और कौन सी कंडीशन के अंदर आप इसको जस्टिफाई करोगे, इसका मैंने आपको एक अच्छा आंसर दे दिया है। ठीक है, ये तो एक तो मैंने आपको ये बताया था ओनली इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इनइक्वालिटीज आर अलाउड ओनली इफ दे इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ द वर्स्ट ऑफ। तो आप ये अगर लिखोगे तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। अगला प्रिंसिपल जो जॉन रॉल्स देता है अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर, दैट इज जस्टिस एज फेयरनेस। दो प्रिंसिपल की बात उसने करी थी जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर। दो प्रिंसिपल्स के अलावा हमने डिस्कस करा था
उसके कोर आइडिया को, द ओरिजिनल पोजीशन को, वेल ऑफ इग्नोरेंस को, दो प्रिंसिपल्स के अंदर, पहला प्रिंसिपल इक्वल बेसिक लिबर्टी, सेकंड प्रिंसिपल सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो कि दो फोल्ड हैं, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अब जो जस्टिस एज फेयरनेस जो है, तो जॉन रॉल्स बेसिकली कहता है कि जस्टिस जो है वो फेयरनेस लेकर आनी चाहिए समाज के अंदर, तभी उस जस्टिस का, उस न्याय का फायदा है। और इसके अंदर जॉन रॉल्स कहता है दो बातें। सबसे पहली बात, ट्रीटिंग पीपल एज इक्वल्स, ट्रीटिंग पीपल एज इक्वल्स। तो देख रहे हो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, कहां गया वो डायग्राम? मैंने आपको बताया था ना, जस्टिस लिंक्ड है लिबर्टी के साथ, इक्वालिटी के साथ, और इक्वालिटी और लिबर्टी जहां पर होंगे वहां पर न्याय आएगा। तो ये वाली बात यहां पर प्रूफ के साथ बताई जा रही है। ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स एज इक्वल्स कहता है, जस्टिस एज फेयरनेस की जब बात करता है। उसके बाद वो कहता है कि जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो देश को चलाते हैं, समाज को चलाते हैं, समाज के अंदर जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं एक कंट्री के अंदर, एक नेशन स्टेट के अंदर, वो ये ज़रूर इंश्योर करें कि देयर विल बी फेयरनेस, कि देयर विल बी फेयरनेस स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और तब जाकर न्याय का फायदा मिलेगा सबको। तो जस्टिस एज फेयरनेस की बात कर देता है कि न्याय जो है वो फेयरनेस के प्रिंसिपल को लेकर आ पाए सबके जीवन में, तभी सबको गुड लाइफ मिल पाएगी, अदरवाइज ऐसे किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर सबसे खतरनाक बात जो जॉन रॉल्स करने जा रहा है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि इसका यहाँ पर हो जाएगा फिफ्थ प्रिंसिपल और लास्ट है ये इसका, दैट इज कॉन्ट्रास्ट विद यूटिलिटेरियनिज्म। अब यूटिलिटेरियनिज्म को हम जान चुके हैं, है ना, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में आपको ये वाले सारे टॉपिक्स करवाए। यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस, राइट? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस। तो जॉन रॉल्स जो है बेसिकली वो इस आइडिया को कंप्लीट तरीके से रिजेक्ट मारता है। ही रिजेक्टेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म और कहता है बकवास फिलॉसफी है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। अब ऐसा क्यों? जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज करने से पहले कि जॉन रॉल्स होता कौन है भाई यूटिलिटेरिज्म के प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज करने के लिए, हमें पहले समझना पड़ेगा कि जॉन रॉल्स यहां पर कहना क्या चाह रहा है। जॉन रॉल्स कहता है कि ठीक है, मैंने माना कि यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी कहती है दैट देयर शुड बी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस। तो जॉन रॉल्स कहता है कि यहां पर जो सिद्धांत है यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर, दिस इज अ सिद्धांत ऑफ मेजॉरिटी, और अगर 100 लोगों में से 99 को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिल रही है और 100 में से 99 को मिल रही है, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस को भी दिखा रहा है। लेकिन जॉन रॉल्स ये कहता है कि इस फिलॉसफी के साथ दिक्कत ये है कि इन 100 में से 99 को अगर फायदा मिलेगा तो एक बंदा या बंदी फिर भी लेफ्ट आउट हैं, और अगर उन तक ये जस्टिस, लिबर्टी या इक्वालिटी के बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे हैं तो ये गुड लाइफ वाला समाज नहीं हो सकता। और जॉन रॉल्स ये भी कहता है कि ये जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस को ये जो दिया जाएगा ना, अगर ये आता है एट द एक्सपेंस ऑफ सम इंडिविजुअल्स, यानी कि कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को हमें नुकसान देना पड़ा, तो वो कहता है कि ऐसे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का कोई मतलब नहीं है फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस। जॉन रॉल्स कहता है कि यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी
एक चीज को पैदा कर देगी जाने अनजाने में, भले ही उसका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, और वो है अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। क्योंकि आप हमेशा कहोगे कि हम लोग मेजोरिटी का तो भला कर रहे हैं ना, सरकार हमेशा या देश को चलाने वाले जो लोग हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमेशा इस चीज का हवाला देंगे कि मेजोरिटी लोगों का तो फायदा हो रहा है ना, कुछ लोगों को नुकसान पहुंच भी रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? जॉन रॉल्स कहता है बहुत बुरा है। अगर ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस है, उसके अंदर कोई भी एक इंडिविजुअल या माइनॉरिटी लोग या गिने चुने लोग लेफ्ट आउट नहीं होने चाहिए, उनके साथ अनफेयर तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो जॉन रॉल्स हमेशा बात करता था कि फेयरनेस जो है जस्टिस के संदर्भ में, और जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आप ये इंश्योर करके अपने आप को झूठी दिलासा दे रहे हो डैट मेजोरिटी का तो हम भला कर रहे हैं ना। जॉन रॉल्स कहता है तो इसका मतलब क्या माइनॉरिटीज का नुकसान कर बैठोगे या एक इंडिविजुअल को लेफ्ट आउट फील करवा दोगे? तो जॉन रॉल्स कहता है आई डू नॉट एग्री विद द यूटिलिटेरियन philosophers for the fact that no one should be sacrificed for the greater good। और ग्रेटर का मतलब यहां पर ये है, अगेन इस चीज का हवाला देना कि दिलासा देना कि मेजोरिटी लोगों का तो भला हो ही रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है कि अगर कुछ लोगों का नुकसान अगर हो भी जाए तो। जॉन रॉल्स कहता है ये बेकार चीज है। अब जॉन रॉल्स का ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है या आइडिया ऑफ जस्टिस है, बेसिकली जो इसका इम्पैक्ट है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन में, इसकी फिलॉसफी का 20th सेंचुरी के अंदर पॉलिटिकल फिलॉसफी के क्षेत्र के अंदर बहुत अहम योगदान रहा है। तो जॉन रॉल्स ने बेसिकली शेप करने का काम करा है, जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को देकर शेप करने का काम करा है मॉडर्न लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी को। जो मॉडर्न लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको शेप करने का काम करा है जॉन रॉल्स ने। इसके वर्क ने, जॉन रॉल्स के वर्क ने, थ्योरी ऑफ जस्टिस ने, और 1971 के अंदर जो लिखी हुई जो इसकी किताब है थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसकी वजह से जॉन रॉल्स ने बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है विभिन्न देश के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर, एथिक्स एज अ सब्जेक्ट के ऊपर, फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट के ऊपर, और पब्लिक पॉलिसी के अंदर जो भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस चलती हैं उसमें इस प्रकार के जस्टिस की बहुत अहम भूमिका है। ठीक है, लेकिन जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के कुछ प्रोमिनेंट जो क्रिटिसिज्म्स हैं वो क्या हैं? ये क्रिटिसिज्म जनरली 3 कैटेगरीज के अंदर समाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो लिबर्टेरियंस क्रिटिक्स हैं, जो कि लिबर्टी की बात करते हैं, उनको हम लिबर्टेरियंस कहते हैं। जो लिबर्टेरियंस हैं उनका ये मानना है, जैसे लिबर्टेरियन क्रिटिक में एक प्रोमिनेंट नाम जो आप आगे चलकर सुनोगे मेरे साथ, जिसने जॉन रॉल्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा, वो था रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक ही कहता है कि जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से गुड लाइफ का या आइडियल समाज का वो जो सपना देख रहा है ना कि इस प्रकार का न्याय होगा, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, तो इस प्रकार का जस्टिस तो सिर्फ तभी आ सकता है when there is too much of state intervention, when there is too much of state intervention, जब सरकार, नेशन स्टेट का रोल बहुत ज्यादा हो। और लिबर्टेरियंस आप जानते हो कि वो लिबर्टी में, इंडिविजुअल की लिबर्टी में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो जॉन रॉल्स की इस आइडिया ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस को बेसिकली रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि ये जिस जस्टिस की, जिस न्याय की बात कर रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा स्टेट इंटरवेंशन होगा। वहीं पर जो लिबर्टेरियंस के अपोजिट जो होते हैं वो कौन होते हैं? उनको हम कहते हैं कम्युनिटेरियंस, जो कि इंडिविजुअल की लिबर्टी से ज़्यादा कम्युनिटी की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो कम्युनिटी का पार्ट है। तो वो जो कम्युनिटेरियंस हैं
उन्होंने भी क्रिटिसाइज करा जॉन रॉल्स को। वो कहते हैं कि जो जॉन रॉल्स है ना बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ही फोकसेस टू मच ऑन इंडिविजुअल्स who are abstracted from their social context। कहने का मतलब ये कम्युनिटेरियंस का कि जॉन रॉल्स ऐसे इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन समाज के अंदर जो लोगों की सामाजिक वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोग रहते हैं, सारे लोग क्यों साथ आएंगे, मतलब कम्युनिटेरियंस कहते हैं कि सारे लोग क्यों साथ आएंगे ऐसे जस्टिस के आइडिया को बनाने के लिए, जस्टिस के सिद्धांतों को बनाने के लिए। कहीं ना कहीं कम्युनिटेरियंस ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिटेरियंस जॉन रॉल्स को भी एक आइडियलिस्ट फिलोसफर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी विचारधारा जो है वो ख्याली पुलाव है। और दूसरे ग्रुप के जो क्रिटिक्स हैं जॉन रॉल्स को लेकर, अपार्ट फ्रॉम लिबर्टेरियंस एंड कम्युनिटेरियंस, उनका ये मानना है कि जॉन रॉल्स का ये जो डिफरेंस प्रिंसिपल का ये जो आइडिया है, ठीक है, डिफरेंस प्रिंसिपल का आइडिया जो हमने अभी ये डिस्कस करा था, उसके अंदर हमने क्या बात करी थी कि इनइक्वालिटीज जो है वो जस्टिफाइड है अगर वो बेनिफिट करती है लीस्ट एडवांटेज ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, राइट। तो वो ये कहता है, मतलब ये जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जॉन रॉल्स का ये जो डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो क्वेश्चन उठाते हैं, एक सवालिया चेन रेज करते हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस पर कि ये आइडिया कितना ही फीजिबल है, कि भाई साहब ये कैसे ही मुमकिन हो सकता है कि आप इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि इनइक्वालिटीज जो हैं वो जस्टिफाइड हैं अगर लीस्ट एडवांटेज या डिसएडवांटेज लोगों जो वर्स्ट ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन लोगों तक वो बेनिफिट पहुंचे। ये क्रिटिक्स कहते हैं कि डिफरेंस प्रिंसिपल को जस्टिफाई करते हुए जॉन रॉल भाई साहब जो हैं वो एक चीज को भूल गए हैं, और वो है रियल इकोनॉमीज जो हैं वो अलग तरीके से फंक्शन करती हैं। कोई अपना पैसा इतना ज्यादा जन कल्याण में कभी भी नहीं लगाएगा, स्पेशली पूंजीवादी व्यक्ति जो है। इनइक्वालिटीज तो तभी होगी ना जब कुछ एक पूंजीवादी व्यक्ति है और दूसरे जो वो लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उन पूंजीवादी व्यक्तियों के लिए एक रिचनेस एंजॉय कर रहे हैं, एक एक्सप्लॉयटेशन को सफर कर रहे हैं। तो दूसरे ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि भाई साहब आप अपनी थ्योरी को देते हुए ना थोड़ा सा ज़्यादा सेंटी हो गए हो, आप भूल गए हो कि रियल इकोनॉमीज ना अलग तरीके से फंक्शन करती हैं। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी रहा होगा ना, वो टैक्स की फॉर्म में भर भी देगा, तभी ज़रूरी नहीं है कि उसका भरा हुआ टैक्स का जो पैसा है सरकार वो जन कल्याण में डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर वर्स्ट ऑफ जो सेक्शंस हैं डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनके बेनिफिट में उसको खर्च करेगी, या फिर सब लोग प्रॉपर तरीके से जन कल्याण के लिए अपने कमाए हुए पैसे में से कुछ हिस्सा देने के लिए मान जाएंगे, ताकि जो लोअर लेडर या पुअर लेडर ऑफ द इकोनॉमी के जो लोग हैं उनको अपलिफ्ट करा जा सके इनके दिए हुए पैसे के योगदान से। तो वो कहते हैं कि आंखें खोल लो भाई साहब अपनी, जागो ग्राहक जागो, ये आप जो बोल रहे हो आपकी ख्याल में ठीक है, लेकिन रियल इकोनॉमीज अलग तरीके से भाई साहब फंक्शन करती हैं। ये हमने दोस्तों कंप्लीट आइडिया डिस्कस करा जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का। अब अगले लेक्चर में सिर्फ एक चीज़ रह गई है हमें डिस्कस करना, दैट इज न्यू लिबरल थ्योरी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।